हेलो प्यारे साथियों, विमलिस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने सीटेट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। समय बहुत कम बचा हुआ है मेरे भाई, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस में लगे रहिए। डेफिनेटली इस बार का सीटेट एग्जाम आप पास कर लेंगे। आज इस क्लास में हम आपको जो है कि सीटेट पेपर जो आपका 2019 में हुआ था, ठीक है, 2019 में हुआ था, उसके गणित के प्रश्नों को इस क्लास में करने वाले हैं। स्पेशली यह क्लास पेपर 2 के लिए है। जो लोग इस बार सीटेट का पेपर 2 एग्जाम देना चाहते हैं और उनके लिए हम जो है गणित के प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो 2019 में पेपर हुआ था। आप इन प्रश्नों को जरूर देखिए, इससे ये पता चलेगा कि गणित के लिए अभी तक आप लोगों ने सीटेट पेपर 2 के लिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। और बहुत से लोग कहेंगे कि सर क्या है पेपर 1 वाले क्लास नहीं देख सकते क्या? बिल्कुल, जो लोग पेपर फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी तो गणित आएगी, वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर 1 एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक चीज देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक चीज दी हुई है, जो गणित व विज्ञान का सेक्शन है वो प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 90 तक पूछे गए हैं। तो आज हम लोग गणित के प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, क्लास में बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने गणित के प्रश्नों को। यहाँ पे एक चीज आप लोग देखेंगे, ये आपका जो सेगमेंट है ये आपका भाग 1 चाइल्ड पेडागोगी का, तो इसको हमको नहीं देखना है, सीधे हम लोग गणित वाले सेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, गणित वाले सेक्शन पे हम लोग चलते हैं। ये रहा आपके पास 2019 पेपर का गणित का पहला प्रश्न। और जितने भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्नों को आपको लगाना होगा, लगा करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे तो किस तरह के प्रश्न आप लगा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर करिए, अगर सीटेट 2026 का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो। चलिए आज की क्लास का ये रहा आपके पास पहला प्रश्न, 31 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है कि पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या होगी? 5, 6, 7 या 8 होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या पूछा है, पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि सर अभाज्य युग्म क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये जानना होगा अभाज्य युग्म के बारे में, तभी आप इस प्रश्न को लगा पाएंगे। अभाज्य युग्म, अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं होंगी और युग्म का मतलब होता है जोड़ा में। ठीक है, तो अभाज्य युग्म का मतलब होता है ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच जो अंतर होता है, जो घटाना होता है, 2 का होता है। जैसे मान लीजिए आप एक अभाज्य संख्या आपने लिया 3, दूसरी अभाज्य संख्या आपने लिया 5। ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या आपके पास है, इन दोनों को घटाइए, इनका जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, तो उसे ही अभाज्य युग्म कहते हैं। फिर से एक बार अभाज्य युग्म के बारे में जान लीजिए, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 होता है वो आपकी अभाज्य युग्म कहलाती है। अभाज्य होगी संख्या, युग्म मतलब जोड़े में होती है। देखिए जोड़े में है कि नहीं, 1 और 2। तो ये पूछ रहा है कि 1 से 100 तक ऐसे कितने हैं जिसके बीच अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हम आपको बता दें, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। क्या हो जाएगा? 8, मतलब 8 ऐसे अभाज्य युग्म हैं जो 1 से लेकर के 100 तक के मध्य होते हैं। आप कहेंगे सर थोड़ा लिख करके तो बता दीजिए। रुकिए, लिख करके आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 3, 5, ये पहला हो गया अभाज्य युग्म। दूसरा आपका है 5, 7। तीसरा आपका है यहाँ पे 11, 13। यहाँ पे चौथा लिखते हैं 19 और आपका 17, 19। इसके बाद पांचवा आपका है 29, 31। छठवां आपका है यहाँ पे 41, 43। ठीक है, सातवां आपका है 59, 61 और आठवां आपका है जो है 71, 73। ठीक है, ये ऐसे 8 अभाज्य युग्म हैं जो 1 से 100 तक के मध्य में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ध्यान से आप लोगों ने इस प्रश्न को देखा, समझा होगा। इसका राइट आंसर आपका 8 हो जाएगा। चलिए, सीटेट 2019 पेपर का ये रहा आपके पास 32 नंबर का प्रश्न। ठीक है, प्रश्न पढ़िए और आसानी से इस प्रश्न को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 32 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया है, यदि, यहाँ पे दिया है यदि 211 68 बराबर 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 7 के पावर c है, जहां a b तथा c प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो
4a माइनस 5b प्लस सी का मान क्या होगा। देखिए कोई भी प्रश्न देख करके घबराना नहीं है, पर सभी प्रश्न आपके लिए आसान होते हैं और अगर आप उस चीज को सोच पाएंगे कि ये प्रश्न मैं लगा पाऊंगा तो आप लगा पाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा आपके साथ। तो प्रश्न नहीं आ रहा है फिर भी आप एक बार आपको ट्राई करना है। यहाँ देखिए दिया है यह, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे 211 68 दिया है बराबर 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 7 के पावर c है। तो ये सब देखिए आपस में इनटू में है, 2 3 7 के रूप में है ना। तो इसको भी ऐसा कुछ करिए, ऐसा कुछ करिए जैसे ये 2 3 और 7 के रूप में बदल जाए, ठीक है इसका। तो आप कहेंगे सर इसका हम लोग क्या करें, इसका हम लोग कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 2 1 1 यहाँ पे 6 8 है, इसका हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 एकम 2, यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 2 दूना 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 दूना 4, 1 मिनट भाई, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 9 18, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, भाग देना है, सिंपल सा भाग देते रहिए। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 छक्का 12, फिर 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर इसके बाद देखिए 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 1 4, 2 6 3 9, 3 से कैंसिल आपका हो जाएगा, तो 3 चौको 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 चौको 12, फिर 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 होगा, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 3 एकम 3 आपका होगा, फिर उसके बाद 3 चौको 12, फिर 3 साते 21 हो जाएगा। अब ये जो है आपका 3 से कैंसिल नहीं होगा। अब कहेंगे सर किससे कैंसिल होगा, अब 7 से होगा। देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7, अच्छा 3 से हो जाएगा भाई, चलिए कर लेते हैं, फिर 3 साते 21 हो जाएगा, फिर 3 साते 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, ध्यान से समझना है, ये 2 कितनी बार आया है, ये 2, तो कहेंगे एक बार सर, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार आया, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर 4 गुणे। यहाँ पे देखिए आपका 3 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पे आया है, 2 बार, 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुणे। 7 कितनी बार आया है, एक बार, 2 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 2। लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, बराबर यहाँ 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 7 के पावर आपका क्या है, c हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 है, 3 है, 7 है, यहाँ पे भी 2 है, 3 है, 7 है, दोनों तरफ बराबर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो आप एक काम कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, दोनों पक्षों का तुलना कर लीजिए। जब तुलना कर लेंगे तो यहाँ 2 के पावर a है, 2 के पावर 4 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ 3 के पावर b है, यहाँ 3 के पावर 3 है, तो b का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 7 के पावर c है, 7 के पावर 2 है, तो 7 c का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a का मान 4, b का मान 3, c का मान 2 मिल गया। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हमसे इसका मान पूछ रहा है, 4a माइनस 5b प्लस c का मान पूछ रहा है। अगर हमें कहीं से इसमें a का मान, b का मान और c का मान मिल जाता तो हम लोग वैल्यू उसमें पुटअप कर लेते थे, इसीलिए ऐसा हमको करना पड़ा, ठीक है। ऐसा इसलिए हम लोगों ने किया इस प्रश्न के लिए। चलिए अब इसमें वैल्यू रख लीजिए, a की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं इसके बीच, तो इंटू मानेंगे। a का मान कितना है सर, 4 है, तो 4 रख लीजिए, माइनस 5 गुणे। b का मान कितना है सर, b का मान 3 है सर, यहाँ 3 आपने रख लिया। यहाँ पे क्या है, c है, तो c की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 रख लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर, 4 चौक को 16 हो जाएगा, माइनस 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। अब एक देखिएगा आप लोग, यहाँ पे भी बहुत से लोग माइन्यूट मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे। क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। हम आपको बता दें यहाँ पे प्लस 16 है, यहाँ पे प्लस 2 है, तो समान चिन्ह जुड़ जाता है। जैसे दोनों समान चिन्ह है, अगर दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा। यहाँ पे प्लस 16 है और यहाँ पे क्या है, प्लस 2 है, दोनों को जोड़ लीजिए, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये बेचारा माइनस 15 बचा हुआ है, इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम आपको बता दें विपरीत चिन्ह जब होता है तो घटा लेते हैं। क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो 18 में से 15 को घटा लीजिए, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 कहीं पे है आंसर में, यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिएगा चौथे वाले में दिया गया है 3, यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। क्या किया हम लोगों ने, इसका अभाज्य गुणनखंड किया, इसको भी 2, 3, 7 के रूप में बदल लिया। यहाँ से ए, बी, सी का मान निकाल लिया और यहाँ पे हमने पुट अप कर दिया, हमारा आंसर आ गया। कुछ कठिन प्रश्न था? नहीं सर, प्रश्न कठिन नहीं था। अगर मान लेंगे कठिन है तो कठिन ही लगेगा। चलिए, अगला प्रश्न है भाई, ठीक है, ये प्रश्न है। देखिए, ये वाला जो प्रश्न है हम आपको बता दें, ये 33 नंबर का प्रश्न, ये पेपर फर्स्ट वालों के लिए भी है, पेपर सेकंड वालों के लिए भी है, दोनों लोगों के लिए प्रश्न है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों प्रश्न नहीं थे, लेकिन ये वाला प्रश्न जो है पेपर फर्स्ट वाले भी देख सकते हैं, पेपर सेकंड, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आता रहता है। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, तो यक्स के अंकों का योग बताइए। तो देखिए, जब भी प्रश्न में कहे कि आपसे कि सबसे छोटी संख्या, क्या कहे, सबसे छोटी से छोटी कहे, तब आपको ल स निकालना है। क्या निकालना है? ल स। तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, आपको 8, 12, 20 और 28 और 35 का कहीं अलग से ल स निकाल लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा है यक्स एक सबसे छोटी संख्या है, तो हम लोग ल स निकाल लेते हैं। ल स आता होगा? हाँ सर, आता है। देखिए, यहाँ पे ल स निकालते हैं। 8 का 12, 20, 28 है, 35 है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आप लोग से। हाँ सर। अब देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से हो जाएगा। हाँ सर, 2 से हो जाएगा। चलिए, 2 से कैंसिल करिए तो क्या आएगा, दो चौको 8, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 35 नहीं कटेगा? नहीं सर। फिर देखिए, कोई 2 से कैंसिल हो रहा है? हाँ सर, बहुत लोग हैं जो 2 से कैंसिल हो रहे हैं। चलिए, 2 से कैंसिल कर लीजिए। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पांचे 10, 2 साते 14, 35 हो जाएगा। फिर कोई 2 से कैंसिल हो रहा है? हाँ सर, अभी तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से तब तक कैंसिल करेंगे जब तक 2 से कोई ना कोई इसमें से कैंसिल होता रहे। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 3, 5, 7, 35। अब कोई 2 से कैंसिल होगा? नहीं सर, कोई नहीं होगा। अब 3 से देखिए, 3 से ये हो जाएगा, 3 से ले लीजिए। 1 हो जाएगा, 1, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 3 से भी कोई नहीं होगा, अब 5 हो जाएगा। 5 से कैंसिल कर लेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 साते कितना हो जाएगा? 35। अब कोई बचा ही नहीं है, 7 है तो 7 से कैंसिल कर लेंगे। 1, 1, 1, 1, 1। ल स इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग। अब क्या करते हैं हम लोग जो है, अब गुणा करते हैं। चलिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का गुणा सीधे 5 में कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पांचे 40, 40 हो गया गुड़े। अब ये 7 बचा है और 3 बचा है, 3 साते 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 0 है तो पहले 0 लिख लीजिए। 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। ये 840 आया, 840 आया। ठीक है, हाँ 840 आ गया। जब हमने इसका ल स निकाला, इन सभी का ल स निकाला, तो हमारा 840 आ गया। लेकिन एक बात उसने बोला है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। ठीक है, 5 शेष रहता है, तो जब कहेगा कि इतना शेष रहता है तो उसको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो अब इसी में 840 में आप जो है 5 जो शेष कह रहा है इसको जोड़ लीजिए, तो हमारा हो जाएगा 845 हो जाएगा। पहला स्टेप हमने ल स निकाल लिया, ल स हमारा 840 आ गया। दूसरे स्टेप में कह रहा है 5 शेष रहता है, तो 5 जब शेष रहता है तो 5 को जोड़ लेंगे, शेष नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 845 आ गया। अब क्या कह रहा है कि यक्स के अंकों का योग है, तो यही एक्स का मान आया है, यही एक्स का मान आ गया। अब कह रहा है इसके अंकों को जोड़िए, तो ये आपकी जो होती है ना, ये संख्या है पूरी। अंक क्या होता है? एक एक गो इसमें अंक है, जैसे 5 इसमें अंक है, 4 इसमें अंक है, 8 इसमें अंक है। तो इन अंकों को आपको जोड़ने के लिए कह रहा है, यही तो कह रहा है अंकों का योग है। तो जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 5 17, 17 है किसी ऑप्शन में? हाँ सर, यहाँ पे है 17। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रश्न था। इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बेहतरीन प्रश्न, आगे चलते हैं। चलिए, ये रहा आपके पास 34 नंबर का प्रश्न, और देखते हैं इसको कितने लोग लगा पाते हैं। क्या ये प्रश्न आपको आ रहा है? अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो किस तरह के प्रश्न आप सीटेट एग्जाम के लिए अभ्यास कर रहे हैं, वो भी पेपर 2 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर 2 एग्जाम के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। चलिए, मैं बार बार अपने क्लास में कहता हूँ, आपको इजी प्रश्न लगाने से काम आपका नहीं होने वाला है। इस तरह के प्रश्नों को फेस करना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकल भी जाएंगे, इजी प्रश्न नहीं अभ्यास करेंगे, 2026 8 फरवरी के दिन
फेस तो करना ही पड़ेगा इस तरह के प्रश्नों का। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ज्यादा से ज्यादा इस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास करिए। 34 नंबर का आपके पास प्रश्न है कि संख्याओं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। ठीक है, देखिए कितने सिंपल तरीके से इसको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आप लगा दीजिए। कह रहा है कि 50, 61, 92 और 117 में से प्रत्येक में से, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि जो प्राप्त क्रम है वो समानुपात में हो। समानुपात क्या होता है, सबसे पहले एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, पूरा प्रश्न ही आपका लग जाएगा। समानुपात, समानुपात का मतलब होता है अनुपात तो होना चाहिए लेकिन समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे कहीं पे दो अनुपात है, ए अपान बी है और इधर आपका सी अपान डी, ये दोनों अनुपात में है कि नहीं है? अनुपात में ये दोनों है, लेकिन बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो समानुपात का मतलब दो भिन्न रहेंगी और आपस में बराबर रहेंगी, उसी को कहा जाता है समानुपात। तो मान लीजिए आपको 50 में से कुछ भी घटाना है, घटाने के लिए कह रहा है कि नहीं कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 50 में से आपको घटाना है, तो कुछ भी आप घटा सकते हैं। कहेंगे सर यक्स घटा लीजिए, तो चलिए घटाते हैं यक्स। तो यहाँ पे 50 है, इसमें से यक्स घटा लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे 61 है, तो यहाँ पे अनुपात बनाना पड़ेगा, तो बटे यहाँ पे क्या लिख लीजिए 61 माइनस एक्स, क्योंकि समानुपात बनाना है यहाँ पे है। ठीक है, बीच में बराबर है, बराबर का साइन लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए फिर है 92, तो 92 में से भी यक्स घटाइए। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा क्यों सेम संख्या घटाई जाए, यहाँ पे देखिए कहा है प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाती, कोई एक ही संख्या आप घटाएंगे। 117 है, 117 में से भी आप यक्स घटा लीजिए। ठीक है, अब यहां से आप यक्स का मान अगर निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। अच्छा, जैसे इसको मान लीजिए सॉल्व करना है, ये दिया है ए अपान बी बराबर सी अपान डी, अगर इस तरह से कुछ आए तो इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस एक्स। ठीक है, गुड़े ये हो जाएगा 117 माइनस एक्स। इधर जब ये इसका गुणा करेंगे, पहले से यहाँ पे है बराबर 92 माइनस एक्स, फिर गुड़े, फिर ये हो जाएगा 61 माइनस एक्स। तो ये जब आप गुणा करेंगे तो ज्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, और जब ज्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा तो प्रश्न लगाना कठिन हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप जो है ऑप्शन से लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, इस x की वैल्यू आप जो है एक बार 14 रख करके देखिए, एक बार 17, एक बार 19, एक बार 23। तो चलिए पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। तो जहां पे x है वहां पे रखते हैं 50 माइनस 14 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 61 माइनस 14 बराबर, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 92 माइनस 14 अपान 172 माइनस 14। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो वही x का मान होगा। ठीक है, चलिए 50 में से 14 घटाएंगे 36 आ जाएगा, फिर 61 में से घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, इधर घटा लीजिए 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 में से 1 जाएगा आपका तो 7 हो जाएगा, यहाँ घटा लेंगे तो 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका 100, ये आपका जो है 103 हो जाएगा। ठीक है, 100 आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा है क्या, 36 बटे 47 नहीं हो रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है, इसका मतलब यक्स का मान यहाँ पे 14 नहीं रख सकते, यक्स का मान 14 नहीं रख सकते। अब 17 रख करके देखते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिएगा इसी तरीके से 50 माइनस 17 बटे, यहाँ पे लिखेंगे 61 माइनस 17 बराबर, मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद 92 माइनस 17 बटे आपका 117 माइनस 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं, 50 रुपए में से 17 रुपए घटाइए, डायरेक्ट घटा लिया करिए। 50 रुपए में से 17 रुपए जाएगा तो आपका कितना बचेगा 33 रुपए बटे 61 में से घटाए 11 में से 7 जाएगा 4, फिर उसके बाद यहाँ पे 11 में से हाँ 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, यही ना। चलिए इधर देखिए 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ 8 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यही ना। 8 में से 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, चलिए 117 में से तो 100 हो जाएगा। अब कैंसिल कर लीजिए, किसी से देखिए सर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखिए 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, इधर देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौक को 100, तो इधर भी आपका 3/4 आ गया,
उधर भी 3/4 आ गया, दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप ऑप्शन से लगा लीजिएगा और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये चालाकी करनी होगी आपको एग्जाम में, पता है। इसमें अगर आप फंसेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर द्विघात समीकरण को आप लगाएंगे, समय आपका ज्यादा वेस्ट रहेगा। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर कोई प्रश्न कुछ ऐसा दिख रहा है जो ऑप्शन से लग सकता है, तो उसी से आप लगाएगा। और ये प्रश्न इसीलिए दिया गया क्योंकि आप एग्जामिनर में बैठे हुए हैं एग्जाम में, तो इसको ऑप्शन से लगाएं। इसमें 100 में लगभग इसमें 80% लोग जो है यहीं पे इसको छोड़ देंगे, या तो लगाएंगे ही नहीं, डिटेल में आएगा ये आंसर नहीं। और 20% लोग जो बुद्धिमान होते हैं, जो दिमाग लगाते हैं, वो डायरेक्ट ऑप्शन से यहीं पे लगा करके ऑप्शन से अपना आंसर सेलेक्ट करके निकल जाएंगे। आंसर से ही मतलब है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लोगों के लिए है ये प्रश्न। देखिए यहाँ पे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है कि ₹1720 की एक राशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, ए का कितना 4 गुना, बी का 6 गुना, सी का 9 गुना बराबर है ए और सी में क्या अंतर है। देखिए गणित का कोई भी प्रश्न हो, गणित का कोई भी प्रश्न हो आप लगा सकते हैं, ठीक है, आप लगा सकते हैं उस प्रश्न को, लेकिन पहले अपने अंदर एक धारणा, आपको अवधारणा बना करके रखनी पड़ेगी कि मैं इस प्रश्न को लगा लूंगा। जैसे इस प्रश्न को आप पढ़े नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कहने से जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे चलिए, आप लगा लेंगे। पहले रफ पेन तो उठाइए और लगाने का प्रयास तो करिए, लगा लेंगे। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे देखिए मैं चलूंगा। यहाँ पे कह रहा है 1710 की एक राशि को 3 लोगों में बांटना था, ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए का 4 गुना। तो यहाँ पे देखिए ए लिख लिया, और का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, गुणा। तो ए का गुणा हो गया, का कितना गुना 4 गुना, तो 4 गुना का मतलब 4 हो गया। इसी तरीके से बी का 6 गुना, तो यहाँ पे बी का मतलब 6, सॉरी बी का यहाँ पे बी हो गया, का मतलब गुणा होता है, ठीक है, 6 गुना यहाँ 6 का गुणा कर देंगे। सी है तो सी लिख लेंगे, का मतलब इंटू हो जाएगा, और 9 गुना का मतलब 9 का गुणा कर देंगे। और ये कह रहा है आपस में क्या है, बराबर है, तो लीजिए सबको आपस में बराबर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हमने सबको आपस में बराबर कर दिया। ये हो गया 4a बराबर ये 6b बराबर ये हो गया आपका 9c। इतना समझ में आया? हाँ सर, जैसे प्रश्न ने कहा वैसे ही हम लोग भी किए, आ गया हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ से एक बात इसने कही है कि इसको जो है 1710 रुपया जो है तीनों में बांटा गया है, तीनों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो सबसे पहले एक चीज ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे 4a है, यहाँ पे 6b है, यहाँ पे 9c है, तो किसको कितना हिस्सा मिला है ये जानने के लिए आपको एक काम करना होगा। जैसे ए को कितना हिस्सा मिला, बी को कितना हिस्सा मिला जो है 1710 का, सी को कितना मिला, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, 4, 6 और 9 का लसन लेना होगा। क्या लेना होगा? लसन लेना होगा। तो यहाँ पे 4, 9 और 6 का लसन ले लीजिए, तो 4 हो गया आपका, 6 हो गया और 9 हो गया, इसका लसन निकाल लीजिए। 2 से कैंसिल करिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 1, 3 यहाँ पे 9। फिर 3 से कैंसिल करेंगे 1, 1 3 तरीके 9। फिर 3 से कैंसिल करेंगे 1, 1 1 आ गया। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। कितना एलसीएम आ गया इसका? सर 36 आ गया है। इसी के एलसीएम से, जो एलसीएम आया है, इसी एलसीएम से अगर इनमें भाग दे देंगे तो इनका हिस्सा पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 4a बटे 36 हो जाएगा बराबर 6b बटे यहाँ पे 36 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 9c बटे 36 हो जाएगा। कैंसिल होगा? हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 9 36, 6 एकम 6, यहाँ पे 6 हो गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36 हो गया। ये कितना हो गया? a बटे 9 हो गया। यहाँ पे b बटे कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे c बटे कितना हो गया? 4 हो गया। ये हो गया ना। तो ए को कितना हिस्सा? 9 हिस्सा, बी को 6 हिस्सा, सी को 4 हिस्सा। अब बताइए टोटल हिस्सा कितने ही है, टोटल हिस्सा कितना है? तो कहेंगे सर ए के पास 9 हिस्सा देना है, बी को 6 और सी को 4। तो 9 6 15 और 4 19, 19 हिस्सा पूरा डिवाइड करना है। कितना हिस्सा देना है सबको? 19 हिस्सा सबका टोटल मिला करके है। और यही 19 जो आपका पोर्शन है, जो हिस्सेदारी है, इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे आपको ये देखना होगा, क्या पूछा है, थोड़ा प्रश्न में देख लीजिएगा क्या पूछा है। यहाँ पे कह रहा है ए और सी में क्या अंतर है, तो बताइए ए कितना हिस्सा पाएगा। तो चलिए ए का यहाँ पे हम लोग हिस्सा निकाल लेते हैं, ए बराबर हो जाएगा, ए का हिस्सा कितना है? 9 है,
कितना है भाई, 9 है कि नहीं है? हाँ सर 9 है। अपान कितने में, सबका टोटल मिलाइए, 9 6 15 4 19। सर 19 में 9 है इसका, इनटू कितना रुपया बांटना भाई, 1710। तो यहाँ पे 1710 कर लीजिए। अब देखिए कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी से। चलिए 19 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, पहाड़ी में आता है। 19 का टेबल याद है? अगर 19 का टेबल आपको याद रहेगा तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 19 एकम 19 और 19 नवा 171, यहाँ पे 90 हो जाएगा। 90 का गुणा इसमें कर लीजिए, 9 81 810, यानी ए का जो हिस्सा है 810 रुपया होगा। आ गया कि नहीं हो गया? आ गया कि नहीं? हाँ सर आ गया। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है? सी का। तो चलिए सी का हिस्सा देख लेते हैं, सी कितना पाया है। तो आप कहेंगे सर जो सी हमारा है, यहाँ से सी का हिस्सा 4 है, 4 है। टोटल कितने में? 9 6 15 4 19 में, इनटू कितने बांटना है? 1710 रुपए बांटना है। अब कैंसिल कर लीजिए आप लोग, तो कैंसिल हो जाएगा। 19 एकम 19, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। 9 बार में 90, 9 चौक को 36, यानी सी के कितना रुपया हो गया? 360। ए के पास 810 रुपए मिलेंगे, सी को 360 रुपए मिलेंगे। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ए और सी का अंतर बताइए। अंतर मतलब जितना अमाउंट आ रहा है उसको घटा के बताइए। तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो ए ने पाया है, यहाँ पे ए जो है पाया है 910 रुपए, और यहाँ पे सी ने पाया है यहाँ पे 360 रुपए। तो घटा लीजिए, घटा लीजिए, तो ये आपका मिल जाएगा अंतर। अंतर ही पूछा है ए और सी का। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा आपका। कहीं गलत तो हो गया है? कहीं गलत नहीं ना हुआ है? हाँ, चलिए 11 में से यहाँ पे 8, 8 में से 3 जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा। 11 में से 6 जाएगा आपका 5 होगा, और यहाँ से आपका बच जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5। 550 क्यों आ रहा है? 550 ऑप्शन में है ही नहीं। गलत कहाँ है? गलत कहीं हुआ है? मिस्टेक तो नहीं हुआ है कहीं? 800, सॉरी यहाँ पे हम गलत ही लिखे हैं डाटा। यहाँ पे 810 है तो हम लिख रहे हैं 910, तो यहाँ पे 810 होगा ना। अब घटा लेंगे तो यहाँ पे 450 आ जाएगा। ठीक है, तो 450 किसी ऑप्शन में है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में? हाँ सर दूसरे में दिया है। 450 रुपए ए और सी का अंतर है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गणित कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, आप अगर धारणा बना लेंगे गणित कठिन नहीं है, अभ्यास तो करिए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे मैथ में। ठीक है, चलिए ये इस प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया, कुछ था नहीं इस प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, इसको आप लोगों को लगाना है। ये 36 नंबर का प्रश्न है, और देखते हैं इसको कैसे आप लोग लगाते हैं। प्रश्न हमारा है कि टोकरियों है ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। दो ठे टोकरी है, दोनों टोकरी में एक ए टोकरी है एक बी टोकरी है, 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता 3 हो जाता है। ए और बी में कुल कितने फल हैं? पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन, चौथा। क्या है प्रश्न आपको आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। देखिए कोई प्रश्न आप देखते हैं ना तो भी पहले ही आप समझ जाते हैं कि प्रश्न में लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं देखने से लगता है नहीं अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। देखिए कोई प्रश्न आपको आए या ना आए फिर भी आपको ट्राई करना है। यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट। आप जितना अपना कोशिश कर सकते हैं उतना आप अपना प्रयास जरूर किया करिए। प्रयास करने से ही सारी चीजें होती है। ठीक है, अभ्यास से ही सब कुछ सीखते हैं। जिसका मैथ अच्छा हुआ है ऐसा नहीं उसने भी 0 से ही स्टार्ट किया था। तो आप ये मत धारणा बनाइए कि मेरा मैथ अच्छा नहीं, मैं नहीं कुछ। भाई सब क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है नहीं लगा सकते। एक बार ट्राई तो कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या का अनुपात जो है 7:9 है। तो यहाँ पे देखिएगा दो गो टोकरी है, एक गो ए है और यहाँ पे एक बी टोकरी है। दोनों में जो है फल भरे हुए हैं, इनका अनुपात कितना है? 7:9 का अनुपात है। ठीक है, तो 7/9 है या इसी को कहा गया है 7:9 है। और इसमें से किया क्या जा रहा है? टोकरी ए में से, इस वाले टोकरी में से जो है 6 फल निकाल करके इस वाले टोकरी में भर दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए कोई चीज अगर अनुपात के रूप में दी हुई है जैसे 7:9 है, अगर आप चाहते हैं कि ये अनुपात हट जाए तो उसमें अलग से आप इंटू यक्स कर लिया करिए। ठीक है, तो जैसे हम इसका अनुपात हटाते हैं तो ये हो जाएगा 7x, ये कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। ठीक है, ये ए है हमारे पास, ये क्या है? बी है। अब ये अनुपात के रूप में है, अनुपात के रूप में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x बटे क्या लिख सकते हैं? 9x लिख सकते हैं।
ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए में से 6 फल निकाल करके, तो इस वाले में से ए वाली टोकरी में फल कितने हैं आपके हैं 7x, इसमें से 6 फल निकाल लीजिए और बी वाले में 6 फल को भर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, मतलब प्लस कर देंगे, निकाला जाएगा तो माइनस। ठीक है, बराबर। तब इसका अनुपात कह रहा है 1/3 हो जाता है, यही तो कह रहा है, इसका अनुपात 1/3 हो जाता है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए, कोई चीज ए अपान बी बराबर सी अपान डी के रूप में ऐसे दी हुई हो, तो आपको ऐसे प्रश्नों को इसका इसमें गुणा कर लिया करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया करिए। तो आप 3 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7x माइनस 6 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 3, इसका गुणा इसमें कर लिए बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 गुणे फिर ब्रैकेट में 9x प्लस 6 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? हाँ सर। देखिए ये 3 अगर ब्रैकेट के बाहर है तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा, जो इसका गुणा होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, अगर इसमें 3 लोग रहते तो तीनों में होता। तो देखिए 3 का गुणा 7x में करेंगे तो 21x होगा, होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। माइनस है तो माइनस, 6 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 1 का गुणा 9x में करेंगे तो 9x हो जाएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। खैर यहाँ 1 लिखने कोई मतलब नहीं था, हम समझाने के लिए आपको बताएं। अब एक काम करिए, इधर 21x है, इधर 9x है, दोनों x को एक साथ कर लीजिए, दोनों x को क्या कर लीजिए? एक साथ। तो यहाँ पे 21x हो जाएगा माइनस 9x, ये इधर प्लस था ना, इधर बुला लिए तो माइनस हो गया। इधर देखिए प्लस 6x है, जब ये माइनस 18 उस साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 18। ठीक है, तो 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 21 में से 9 जाएगा तो आपका 12 बचेगा। ठीक है, 12x बराबर इधर कितना हो जाएगा? 18 6 24x, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया 12x बराबर 24 हो गया। तो यहाँ से x इधर गुणे में है, 12 उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, 24/12 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो x का मान यहाँ पे 2 आया। तो यहाँ पे पूछा है ए और बी में कुल कितने फल हैं, तो ए वाले टोकरी में कितने फल हैं? 7x, बी वाले टोकरी में 9x है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ए वाले टोकरी में 7x है, बी वाले टोकरी में 9x है। तो यहाँ से जो x का मान आया है वो 2 आया है, तो रख लेंगे 7 गुणे 2, यहाँ से रख लेंगे 9 गुणे 2, 7 दूना 14, 9 दूना 18। दोनों में पूछ रहा है, ए और बी दोनों में मिला करके, तो जोड़ लेंगे तो 8 4 12, 1 1 2 1 3, मतलब 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32 फल है, इसका सही आंसर आपका 32 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। प्रश्न में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ 7:9 दिया था, पहले रेशियो को हटाएंगे, यहाँ पे x लगा लेंगे, 7x और 9x कर लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए में से 6 फल निकाल करके, तो ए में से 6 फल निकाल लिए तो माइनस किए, और इसमें 6 फल डाला गया तो प्लस कर लिए, बराबर कर रहा है अनुपात 1/3, तो 1/3 यहाँ पे कर लिए। जब इस तरह कुछ कंडीशन बने तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो हमने इसका इसमें गुणा कर लिया, इसका इसमें गुणा कर लिया, और यहाँ से x का मान 2 निकाल लिया। और ए टोकरी 7x की थी, बी टोकरी 9x की थी, तो यहाँ से दोनों में अगर देखा जाए तो 32 फल आपके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा एडवांस मैथ का प्रश्न, ये भी एडवांस जो है पूछा गया है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रायंगल का। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी का उभयनिष्ठ आधार AB है और दोनों त्रिभुज AB के एक ओर स्थित हैं। DA परपेंडिकुलर लंब है AB और CB परपेंडिकुलर है लंब है जो है AB पे। AC बराबर BD, तो निम्न में से कौन सा कथन इसमें से सत्य है? प्रश्न कुछ समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो पहले जैसे कह रहा है गलत सही कुछ भी चित्र आप बनाना सीखिए। आप पहले ही हार मान लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, पहले चित्र बनाना सीखिए, जैसे कह रहा है वैसे कुछ तो ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB एक उभयनिष्ठ आधार, एक उभयनिष्ठ आधार AB है। ठीक है, उभयनिष्ठ आधार AB पे है। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप लोग, जैसे आपका देखे थे यहाँ पे एक उभयनिष्ठ आधार खींच लीजिए, ये A और B खींच लीजिए, खींच लिया आपने? हाँ सर खींच लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि उभयनिष्ठ आधार AB है, दोनों त्रिभुज AB के एक ही ओर स्थित है, दोनों त्रिभुज जो है AB के एक ही ओर स्थित है। DA परपेंडिकुलर, यहाँ से देखिए एक बात यहाँ पे कही गई है, ध्यान से देखिएगा, जो DA परपेंडिकुलर AB है यानी AB पे DA, तो यानी इसी पे ये देखिएगा, अरे ये यही कहा है ना, देखिए हम बना रहे हैं। तो पहले AB है, AB है कि नहीं है? यहाँ पे AB है सर, और यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना है कि नहीं बनाना है? और कहाँ से? A से D तक, तो यहाँ पे D लिख लीजिए। बना लिए कि नहीं बना लिए? हाँ सर बना लिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है AB, AB हमको नीचे दिया है और इस पे क्या खींचना है? CB, तो यहाँ पे B दिया है और यहाँ से आप C खींच लीजिए। हो गया कि नहीं? तो ये आपका D हो गया, ये C हो गया, यहाँ पे हो गया, ये कहा था
से बी। इतना समझ में आ गया होगा। हाँ सर समझ में आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है AC बराबर BD। तो AC कहाँ मिलेगा? एक यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, इसका मतलब मिलाना पड़ेगा। क्यों मिलाना पड़ेगा? ये तीसरा स्टेटमेंट। पहला इसने कहा पहला बनाया, दूसरा इसने कहा दूसरा बनाया, तीसरा कह रहा है AC बराबर BD। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? खींच लेंगे, A से लेकर के C तक ही मिला लेंगे, मिला लिए। और फिर कह रहा है BD, तो B यहाँ पे D यहाँ पे, तो इसको भी मिला लीजिए। और ये कह रहा है ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, हम आपको बता दें, सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम। ये जो चिन्ह है आप सोच रहे होंगे सर किस चीज का चिन्ह है? यहाँ पे देखिएगा ये है ना, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे C बना हुआ है, एक ऐसा C बना है, एक मतलब उल्टा C फिर एक सीधा C, और बीच में यहाँ पे क्या है? इक्वल का। तो ये जो चिन्ह होता है ना, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, सर्वांग सम का चिन्ह होता है, ठीक है। और एक ऐसे सिंगल बने तो इसको समरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समरूप कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए आपके मन में आएगा कि सर्वांगसम क्या होता है सर? सर्वांगसम मतलब जिसका सर्व अंग समान हो, ऐसी दो आकृतियां या कोई भी ऐसी दो चीज जो आपस में समान हो, ठीक है, वो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे ये त्रिभुज है आपका और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। अगर इस त्रिभुज को उठा करके इस त्रिभुज पे आप रखते हैं, अगर इसका सभी अंग इसके सभी अंग को ढक लेता है, ठीक है, तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। लेकिन समरूप क्या होता है कि रूप में जैसा हो, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज एक और त्रिभुज हमने बना लिया, तो ये वाला त्रिभुज तो छोटा है, तो इस वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तीनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। रूप मतलब रूप रंग आकार में समान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम नहीं हो सकता। सर्वांगसम का मतलब होता है इसको उठा करके अगर इसके ऊपर आप रखेंगे तो पूरी तरीके से अगर ढक लेगा तब सर्वांगसम कहलाएगा। तो यहाँ पे जो है ना त्रिभुज ABC, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज। फिर कह रहा है त्रिभुज ABD, तो यहाँ पे देखिएगा ABD ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे, इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे, तो ये पूरी तरीके से ढक लेगा। यही बात आपकी सत्य है। शायद सर्वांगसम और समरूप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर्वांगसम और समरूप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा, ठीक है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसके लिए मैं आपको बता दूं सीटेट पेपर 2 लोगों के लिए जो है, जो लोग मैथ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इसके लिए मैं आपको आज एक ट्रिपलेट भी बताऊंगा, ट्रिपलेट, और अभी याद आपको करवाऊंगा इसी क्लास में। इसी क्लास में आपको याद करके जाना है, बाद में नहीं तैयार करना है कि सर बाद में तैयार करेंगे, नहीं। यहाँ पे देखिए दिया है चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। चार त्रिभुज हैं जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। पहला जो त्रिभुज है उसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। दूसरा त्रिभुज है 15 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर का। तीसरे त्रिभुज की भुजा है 11 सेंटीमीटर, 60 और 61 सेंटीमीटर। चौथे त्रिभुज का है 19 सेंटीमीटर, 40 और 41 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है? इसमें से कौन सा ऐसा त्रिभुज है चारों में से, ये चारों त्रिभुज की भुजाएं हैं जो समकोण त्रिभुज आपका बनाता है? पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? आप लोग थोड़ा सा इस प्रश्न को सोचें, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए जो लोग पेपर फर्स्ट के लिए, वो लोग भी इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाने के लिए जो है आपको पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने होंगे आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। नहीं सुने हैं पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज पे लगती है। उसमें क्या होता है कि पाइथागोरस त्रिभुज प्रमेय में जो है एक समकोण त्रिभुज पे लगती है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है, हाइपोटेनस होता है इंग्लिश में इसको बोला जाता है। इसके बाद ये आपका आधार होता है और ये आपका जो है लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो k का स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला l का स्क्वायर होता है प्लस a का स्क्वायर होता है। यानी जो इन तीनों भुजाओं में कर्ण जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो मैं आपको ट्रिपलेट बता रहा हूँ। ट्रिपलेट अगर आप जानते रहेंगे, ट्रिपलेट केवल समकोण त्रिभुज पे लगता है। कुछ ट्रिपलेट यहाँ पे नोट कर रहा हूँ और इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ट्रिपलेट यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे 3 4 5,
3 4 5, 3 4 5 याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। तो ये जो इसमें कहेंगे सर इसमें कर्ण कौन है? तो मैंने अभी आपको कहा कि जो सबसे ज्यादा होता है वही कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका कर्ण है। कर्ण क्या यहाँ पे है? 5 है यहाँ पे। फिर 5 से याद करिए। 3 4 5, 5 में समाप्त हुआ। अब 5 से याद कर लीजिए। 5 12 13 याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। 5 12 13 ठीक है, याद हो गया। उसके बाद आपको 6 से याद कर लेना है। 5 के बाद देखिए 5 में समाप्त हुआ, अब 6 पे, तो 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10, 6 पे समाप्त हुआ, अब 7 से याद कर लिए। 7 24 25 याद हो जाएगा। 7 24 25 हाँ सर याद हो गया। ठीक है, 7 24 25। 8 से याद कर लीजिए। 8 15 17, 8 15 17। फिर 9 से याद कर लीजिए। 9 40 41 ठीक है, ये याद हो गया। अब आप 10 से छोड़िए, 11 से। 11 60 61 लीजिए, यही तो जरूरत थी, देख रहे हैं। इसीलिए कह रहा था कि ट्रिपलेट किसमें लगता है? ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज में ही बनता है, ये जान लीजिएगा। तो ट्रिपलेट याद करने का सबसे शानदार कुछ ट्रिपलेट मैंने आपको बता दी, ये इतना यूजफुल है, चाहे आप आगे चल करके सुपर टेट का एग्जाम देंगे, टेट का एग्जाम देंगे, या आप सीटेट का दे ही रहे हैं, कोई भी टेट, किसी भी स्टेट लेवल का टेट का दे रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज ये आपका ट्रायंगल से क्वेश्चन आएगा तो लग जाएगा समकोण त्रिभुज से। ट्रिपलेट एक बार फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। आपको याद करने का तरीका मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 3 4 5, आप सोचिए सर 3 4 5 हो गया। फिर 5 से सोचिए कि सर ने क्या बताया था, तो 5 से हमने बताया था 5 12 13, 5 पे समाप्त हो गया। अब कहिए सर 6 से कोई ना कोई होगा, तो 6 से 6 8 10 हो गया। 6 से याद हो गया, 6 8 10। फिर 7 से क्या बताया था सर? 7 24 25 हो गया। 7 24 25 हो गया। फिर उसके बाद 8 से 8 15 17 हो गया। फिर 9 से 9 40 41 हो गया, और 11 60 61 हो गया। अगर इतना भी आप तैयार करते हैं, समझ लीजिए कोई भी आप क्वेश्चन जो है समकोण त्रिभुज से ट्रिपलेट का लगा सकते हैं आप हैं। और एक और तरीका बताता हूँ ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट में जैसे आपको याद है 3 4 5, तो इसमें अगर आप एक का गुणा सब में करेंगे तो भी ट्रिपलेट बनेगा। जैसे एक का गुणा कर दिए, 3 एकम 3, फिर इसमें भी गुणा करिए 4 यहाँ पे, फिर इसमें 2 का गुणा करिए सब में, 3 दूना 6, यहाँ पे 4 दूना 8, देखिए 5 दूना 10। बन रहा है कि नहीं? 6 8 10 मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। अब 3 का गुणा कर दीजिए, 3 तरीके 9, फिर यहाँ पे 3 चौको 12, फिर यहाँ पे 3 पांचे 15। तो देखिए इस तरह से भी ट्रिपलेट बनेगा। अगर सब में समान अंक से आप गुणा करेंगे तो आपको ट्रिपलेट मिलेगा। और ये कुछ ट्रिपलेट है जो आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 त्रिभुजों की भुजाएं दी गई, इसमें से कौन सा समकोण त्रिभुज बनाता है? तो जो समकोण त्रिभुज बनाएगा वो ट्रिपलेट रहेगा। ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट मिला है 11 60 61 का, मिला है कि नहीं मिला है? बाकी कोई नहीं आपको मिल रहा है। तो जब याद है आपको तो तुरंत टिक करिए, आगे निकलिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब त्रिभुज ऑप्शन किस में दिया है? थर्ड यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड में यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है प्रश्न को सही कर सकते हैं कम समय में। चलिए आगे चलते हैं विदाउट डिलेस। ये वाला प्रश्न आपको लगाना है, देखते हैं ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं आपको आ रहा है, लगाइए। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं इसको लगा पाते हैं कि नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या है? सबसे छोटे और सबसे, इसको मैं एकदम फास्टेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे। अच्छा आप हमको ये बताइए, यहाँ पे क्या कहा है? चतुर्भुज के सबसे छोटे, तो 3 5 7 में 9 में सबसे छोटा कौन है? कहेंगे सर सबसे छोटा यही है। फिर कह रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 9 है। इतना समझ में आया? सबसे छोटा 3, सबसे बड़ा 9। फिर कह रहा है कोण का अंतर है। अंतर मतलब घटाना, तो सबसे छोटा 3 मिल गया, सबसे बड़ा 9 मिल गया। फिर कह रहा है अंतर, अंतर मतलब घटा लीजिए, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। एक चीज अभी आपको हमने बताया, जैसे 3:5:7:9 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। ठीक है, तो आपको एक चीज पता है कि जैसे यहाँ से आप जब अनुपात हटाएंगे तो यक्स लग जाता है। अगर आपको यहाँ से रेशियो हटाना है तो यक्स लगाना पड़ेगा। 7 यक्स, यहाँ से 9 यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी जब आप 9 में से 3 घटाए तो इसमें भी यक्स रहा होगा, अनुपात से ही तो आया है, ये रहा होगा। अगर हमें कहीं एक्स का मान मिल जाता तो हमारा आंसर आ जाता। तो आपको पता है किसी चतुर्भुज के ये चारों कोण थे ना, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, इसके चारों कोण है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सम कितना होता है? 360 होता है। ये मिला के 360 होता है। तो ये कितना डिग्री होना चाहिए? 360 होना चाहिए। यहाँ से हम यक्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? एक्स का। सबके बीच में प्लस कर दीजिए, प्लस। तो 5 3 8, 8 7 15, 15 9,
24, 15 9 24 होगा ना, 5 3 8 7 15 15 और 9 24 x बराबर 360। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 360, ये इधर गुणे में उधर जाएगा भागे में, बटे 24 हो जाएगा। 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, यानी ऊपर 30 बचा, नीचे 2 कैंसिल करेंगे 15 आ जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। तो यही रख लीजिए 6 गुणे 15 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ गया, कुछ नहीं करना था, इसका आंसर आपका हो जाएगा चौथा जो है 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। प्रश्न में कुछ भी नहीं था, सिंपल तरीके से लगा लिया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ से x का मान 15 आ गया, फिर सबसे छोटा कोण सबसे बड़ा कोण, इसका अंतर पूछा तो अंतर 6 आया, और यहाँ पे अनुपात को हटाने के लिए x लगा लेंगे तो यहाँ पे भी x आएगा। ठीक है, x का मान रख लिए, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, ये आपके पास है, इसको आपको लगाना है और देखते हैं इसको आप लोग कैसे लगाते हैं। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न हमारा यहाँ पे है 40 नंबर, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर में पूर्णांकों में है तो इस प्रकार के त्रिभुज की कितनी विभिन्न त्रिभुज संभव है। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न समझते हैं फिर से कि किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका त्रिभुज है और इसका जो परिमाप दिया है, परिमाप इसका है भाई 12 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है भाई? ये तो प्रश्न कह रहा है कि इसका परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप 12 है, लेकिन आप क्या परिमाप जानेंगे? आपसे मैं पूछूं कि इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप में निकालने का एक ही तरीका होता है, किसी एक कार्नर को आप पकड़िए और उसी कार्नर पे आप चलिए, चलते चलते दूसरे कार्नर पे जाइए, मतलब जहां से आप चले तो वहीं पहुंच जाएंगे चलते चलते, तो उसका परिमाप हो जाएगा। जैसे यहाँ से आप चले, यहाँ पे आए, ए बी आपने चला, यहाँ से फिर चले बीसी के पास, बीसी आपने चला, फिर यहाँ से आपने यहाँ पे गए, ये आपने सी ए चला, तो ये इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमाप। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि हमारा परिमाप 12 सेंटीमीटर है इस त्रिभुज का, लेकिन जब हम अपना परिमाप निकाल रहे हैं कॉन्सेप्ट से, तो हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी होगा। ठीक है, और ये भी 12 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी परिमाप है, ये भी परिमाप है। अब तो हम परिमाप यहाँ से देख लिए, लेकिन ये कह रहा है कि सभी भुजाओं की लंबाइयां, इस वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, तीन ही तो भुजा है कि लंबाइयां सेंटीमीटर पूर्णांकों में हो, इस प्रकार के कितने त्रिभुज संभव हैं, कितने त्रिभुज यहाँ पे बन सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए ए बी की लंबाई हम अपने मन से 3 ले लें, तो ये 3 रख सकते हैं, और बी सी को ले लें यहाँ पे 4 4 ले लें, और ये सीओ को ले लें यहाँ पे, मान लीजिए अगर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए 5 ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा 4 3 7 5 12। ये पहली कंडीशन होगी कि 12 हो सकता है। फिर कह रहा है कि और भी कोई, जैसे यहाँ पे हमने 2 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 ले लिया, यहाँ पे 5 ले ले, यहाँ पे 5 ले ले, तो 5 5 10 2 12, तब भी 12 हो सकता है, दूसरी कंडीशन बनेगी। इसी तरीके से आपको अंक लेने हैं, तीनों को जोड़ करके 12 लाना है। अब क्या ले सकते हैं आप जो है, अब क्या ले सकते हैं आप, कितने त्रिभुज संभव है? ठीक है, कितने त्रिभुज। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर ऐसे तो हम बहुत नंबर ले सकते हैं, सर हम यहाँ ले लें, 7 ले लेते हैं सर, यहाँ पे 3 ले लेते हैं सर, यहाँ पे 2। अरे भाई गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्यों गलत कह रहे हैं, अभी तो आप जोड़ रहे हैं, कोई भी अंक ले रहे हैं, 12 ला रहे हैं। हम आपको बता दें, त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक अवधारणा होती है, आप जानते रहिए। त्रिभुज तभी बनेगा यदि दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा से अधिक होगी, तभी त्रिभुज बनेगा। आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं है, क्या बोले? बहुत ही मेन आइडेंटिटी बता रहा हूँ त्रिभुज की, कि त्रिभुज अगर आप बनाना चाहते हैं, कोई भी त्रिभुज आप बनाना चाहते हैं बंद आकृति, तो त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है यदि दो भुजाओं का योग, मतलब दो भुजाओं को जोड़ने पे उसका जो वैल्यू है तीसरी से अधिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 3 4 5, 3 भुजा है, 3 4 5। अब कहेंगे सर क्या इससे त्रिभुज बन सकता है? हाँ बन सकता है। तो इनमें नियम क्या है भाई, मैं लिख दूं एक बार अच्छे से। दो किन्ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिएगा, कई बार जो है कॉन्सेप्ट में पूछा है, किन्ही दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, यानी कि दो भुजाओं का जो योग है जोड़ने पे तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो 3 4 5 में देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये 5 से ज्यादा है कि नहीं है, इसका मतलब से त्रिभुज बन सकता है। किसी को ले लीजिए, जैसे 3 और 5, ये 8 ले लिए, ये 4 से ज्यादा है कि नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज बन सकता है। इसी तरीके से 5 और 4 9 ले लीजिए,
ये 9 ले लीजिए, 3 से ज्यादा है कि नहीं? तो किन्हीं तीन भुजाओं, दो भुजाओं का जो योग है तीसरी से ज्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है। अब यहाँ पे देखिए 2 5 5 है, तो 5 दूना 7, 5 2 7 ज्यादा है, 5 5 10, 2 से ज्यादा है। लेकिन अगर आपने 7 3 2 लिया है तो आप जोड़िए यहाँ पे 7 3, 7 3 आपका 10 हो जाएगा। ये 2 से ज्यादा है, त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 2 5, 3 2 5 और ये 7। तो 3 2 5 जब आपने जोड़ा तो 5 तो हुआ, लेकिन ये 7 से ज्यादा होना चाहिए था ना, क्योंकि योग है ना दो लोगों का योग जो है तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, तो कम हो गया। इसका मतलब इससे त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो त्रिभुज बनने की एक कंडीशन होती है कि दो भुजाओं को जोड़ने पे तीसरे से वो ज्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये नहीं कि कुछ कोई भी तीन भुजा आपको दे दे और आपको ये कह दिया जाए कि इससे त्रिभुज बनाइए। तो एक बार चेक कर लिया करिए इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं। जैसे कुछ भी नहीं दे सकते हम, 5 10 15, तो एक बार चेक करना पड़ेगा आपकी त्रिभुज बन सकता है कि नहीं। तो ये इस तरह से देखा जाए तो केवल दो ही ऐसे हैं। सही आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। केवल दो ही विभिन्न त्रिभुज संभव है, केवल दो ही त्रिभुज संभव है। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज का परिमाप 12 है तो इससे केवल दो ही त्रिभुज बनाने संभव है। ऐसा क्यों, यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया। त्रिभुज बनाने की शर्त हमने बताई थी, कैसे त्रिभुज बनता है, इस पे आप चेक कर लेंगे। ये आपके पास था। अगले प्रश्न में चलते हैं, एक मिनट। हाँ, चलिए ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, बस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अभी भी इसमें बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, और इसको अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेली आपको 10 बजे में हमारे इस चैनल पे विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक मैथ की क्लास मिलेगी, उस मैथ की क्लास को आप देख सकते हैं जब भी आपको समय मिले। ठीक है, और एक बार फिर हम आपको कहेंगे, अभ्यास आप करते रहिए, सीटेट के मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए। आप सीटेट एग्जाम इस बार का डेफिनेटली आप क्लियर कर लेंगे। और हमारे इस चैनल पे आप जाएंगे, मैथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट नाम से जो है सीटेट 2026 प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पे मैथ की क्लास आपको सीरियल क्रम से आपको मिल जाएगी। जाकर के वहां से आप मैथ पढ़ सकते हैं। और हम आपको बता दें, हम आपको बिल्कुल वैसे ही प्रश्न करा रहे हैं जैसे आपके सीटेट 2026 एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आप इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करिए। हल्के हल्के प्रश्न लगाने से कुछ नहीं होगा। अपने हम हर क्लास में आप कहते हैं कि आप हल्के हल्के प्रश्न से ज्यादा अच्छा है पीवाईक्यू एक बार देख लीजिए किस तरह के प्रश्न का लेवल है, तो उस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास करिए। अगर आप पूरा कंप्लीट सेट भी लगा के जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 2011 से लेकर के 2024 तक का, तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो डेली पहला टारगेट होना चाहिए, क्लास करते रहिए, आप अपना नोट्स पढ़ते रहिए जो भी जैसे है, लेकिन 2 घंटा टेस्ट जरूर दिया करिए। ठीक है, और डेली एक क्लास आपको मिलती है। और हाँ, एक बात और बता दें, जैसे 10 बजे डेली यहाँ पे, हाँ, डेली आपको जो है कि हमारे इस चैनल पे 10 बजे आपको मैथ की आपको एक क्लास मिल जाएगी। पेपर फर्स्ट के लिए या पेपर सेकंड, दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए मिल जाएगी। 1 बजे एक और क्लास मिलेगी जिसमें हम आपको सीडीपी, हिंदी और ईवीएस का, इन सब सारी चीजों का 30 प्रश्नों का सेट लाते हैं। तो दोनों टेस्ट आप जाकर के देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। और डेली आपको 9 बजे से लाइव क्लास भी मिलती है, चाहे तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास आप मिड टेस्ट आप दे सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।